नमस्कार बच्चों। फिलहाल हम समास पर विचार करेंगे। पहले देखते हैं समास उत्पत्ति और अर्थ। समास शब्द सम और आस शब्दों के योग से बना है। सम का अर्थ है समीप या पास और आस का अर्थ है रखना। अतः समास का अर्थ होता है पास रखना। तो इसमें किसको पास पास रखा जाता है? शब्दों को पास पास रखा जाता है। और इस तरह दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो नया छोटा शब्द बनाते हैं उस प्रक्रिया को हम संक्षिप्तीकरण भी कर सकते हैं। तो देखिए, आगे हमें समास की जो परिभाषा है उस पर विचार करना है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई स्वतंत्र शब्द बनाते हैं तो इस मेल को समास कहा जाता है। और इस तरह जो नए शब्द बनते हैं उसको हम सामासिक शब्द कह सकते हैं। तो आगे हमें समास के जो अंग है उस पर विचार करना है। तो पहला देखिए, समस्त पद है और दूसरा पूर्व पद, अगला उत्तर पद और समास विग्रह। तो इस तरह के जो अंगों के आधार पर हम उस पर विचार कर सकते हैं। तो देखिए, समस्त पद यानी कि वो क्या है? समास विधि से बना नया शब्द होता है। हमने देखा सामासिक शब्द कहते हैं उसे। राजकुमार वही समस्त पद है। तो इसके आधार पर हमें पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह ऐसा हम देख सकते हैं। तो राजकुमार में यहाँ देखिए पूर्व पद यानी कि पहला खंड या पद होता है, यानी कि राज जो है ना, राजा, राजा ही वहाँ पहला पद है क्योंकि राजा का कुमार ही राजकुमार है। तो इस तरह राजा जो है पूर्व पद और उत्तर पद दूसरा पद है ना, दूसरा खंड भी कर सकते हैं। और यहाँ तो राजा का कुमार है तो कुमार ही दूसरा पद है। और विग्रह भी ऐसा हम कर सकते हैं, यानी कि समस्त पद का विस्तृत रूप ही विग्रह होता है समास का। और इस तरह राजा का कुमार वही इसका जो है विग्रह होता है, समास का विग्रह। और आगे हमें देखना है समास और संधि में क्या अंतर है, क्योंकि संधि तो आपने पढ़ा ही है। समास शब्दों या पदों के योग को कहते हैं और संधि जो है वहाँ क्या है? वर्ण ही प्रमुख है ना, वर्णों के योग। वहाँ शब्द नहीं बल्कि वर्ण होता है। और समास में पदों के प्रत्यय समास समाप्त कर दिए जाते हैं, है ना। और संधि के लिए तो क्या है? दो वर्णों के मेल या विगार की गुंजाइश रहती है, जबकि समास को इस मेल या विगार से कोई मतलब नहीं है। फिर संधि के उसकी जो तोड़ने की जो प्रक्रिया है ना उसको हम विच्छेद करते हैं, जबकि समास में वो तो विग्रह होता है। फिर और एक बात यह है, संधि में हम देखते हैं तो हिंदी में जो है केवल तत्सम पदों में होती है वो संधि, और समास जो है तत्सम, उर्दू हर प्रकार के पदों में हमें मिल सकते हैं। तो ये हुआ संधि और समास में जो अंदर। और उदाहरण भी आप देखिएगा, पीतांबर, पीत और अंबर, यहाँ दो शब्द आ गया, पीत अंबर। देखिए वहां पीत प्लस अंबर, इस तरह हम इसका संधि विच्छेद करते हैं वर्णों के आधार पर। तो समास में है तो समास का विग्रह दो रूपों में हम कर सकते हैं, पीद है जो अंबर या पीद है अंबर जिसका, ये दो समास के रूप में आ जाएगा। तो देखिए, आप आगे इस पर हम इसके भेदों पर विचार करेंगे तो आपको ठीक समझ में आ जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ आगे हमें इसके जो भेद हैं उस पर विचार करना है, समास के भेद। तो देखिए, चार भेद हैं। उसमें पहला है अव्ययी भाव, और दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, और चौथा क्या है? बहुव्रीहि। और यहाँ भी हमें देखना है तत्पुरुष के आगे भी हमें भेद देखना है।
प्रमुख रूप से दो भेद है, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। इसके लिए और एक नाम है कर्मधारय। और व्यधिकरण तत्पुरुष के भी भेद किए गए 6। कौन कौन से हैं? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो इस तरह 6 भेद किए गए हैं। फिर समानाधिकरण के 3 भेद, विशेषणवाचक, उपमानवाचक, द्विगु। तो 3 भेद। तो इस तरह तत्पुरुष के प्रमुख 2 भेद और व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद, समानाधिकरण या कर्मधारय के 3 भेद। तो ये हुआ समास के भेद। इस पर हमें विस्तृत रूप से विचार करना है। पहला जो है अव्ययीभाव। तो जिस समास में पहला खंड या पद जो प्रदान होता है उसे हम अव्ययीभाव कहते हैं। और इसमें और एक बात यह है, ये जो पहला जो शब्द है या खंड है वो अव्यय है होता है। और इसमें और एक बात यह है कि ये उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है। तो जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़ते हैं ना, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इस तरह अव्ययीभाव समझ में आ गया होगा। उदाहरण देखिए, प्रतिदिन। इसमें देखिए प्रति वही जो है हमें उस पर ही हमें ध्यान देना है। और प्रत्येक दिन इसका यही मतलब होता है, तो प्रतिदिन। और दूसरा उदाहरण देखिए, यथाशक्ति। वहाँ यथा वही प्रमुख है, वही पहला खंड है और वही अव्यय या उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और यथाशक्ति माने क्या है? शक्ति के अनुसार। तो ये अव्ययीभाव समास है। और दूसरा जो भेद है तत्पुरुष। तो तत्पुरुष में देखिए, जिस समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद, दूसरा खंड जो है प्रधान होता है और पहला पद किसके रूप में? संज्ञा या विशेषण के रूप में होता है, तो उसे हम तत्पुरुष समास कर सकते हैं। तो उदाहरण देखिए, राजमहल, राजा का महल। देश निकाला, देश से निकाला। तो ये तत्पुरुष समास है। और इसमें भी हमने बहुत से भेद देखा है ना। तो प्रमुख रूप में 2 भेद, मुख्य रूप में व्यधिकरण तत्पुरुष। तो उस पर हमें आगे बढ़ना है। आगे देखिए, व्यधिकरण तत्पुरुष क्या है? जिस समास के विग्रह में कर्ता और संबोधन कारकों की विभक्तियों को छोड़कर, तो आप कारक के आधार पर देखेंगे तो समझ में जरूर आ जाएंगे। तो वहां कर्ता और संबोधन दोनों कारक जो है ना, उन दोनों को छोड़कर शेष जो 6 कारक का जो प्रयोग होता है उसके आधार पर इसे हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास कर सकते हैं। और ये शेष जो 6 कारकों के नाम पर ही इसके भी 6 भेद हम कर सकते हैं। तो अगला देखिए, इसके जो व्यधिकरण के आधार पर आने वाले जो भेद के अंतर्गत क्या आता है? कर्म, है ना। तो कर्म क्या है? कर्म तत्पुरुष। तो इसमें कर्म कारक की को विभक्ति का लोप होता है। और उदाहरण से समझ में आ जाएगा, स्वर्ग प्राप्त। वहां स्वर्ग को प्राप्त यानी कि को जो विभक्ति है उसका लोप हुआ है। और दूसरा उदाहरण, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। तो को विभक्ति का लोप हुआ है। तो यहाँ कर्म तत्पुरुष आ गया। और इसमें दूसरा जो भेद करण है ना, तो करण में आप देखिएगा तो ये करण कारक जो है उसके जो से विभक्ति का लोप इसमें हम देख सकते हैं। उदाहरण, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। इस तरह से जो विभक्ति का लोप हुआ। तुलसी कृद, तुलसी से कृद, वहां भी से विभक्ति का ही लोप हुआ है। तो इस तरह वो करण तत्पुरुष में आ गया। और आगे देखिए, तीसरा संप्रदान। तो इसमें संप्रदान कारक की को अथवा के लिए ये जो विभक्ति का जो लोप होता है। और उदाहरण देखिए, आप हमेशा हम देखेंगे तो के लिए से ही जुड़कर ही हम देखते हैं। रसोई के लिए घर, देखिए रसोई के लिए घर, वहाँ के लिए जो है उसकी वो जो विभक्ति का जो है लोप हुआ है। पाठशाला,
पाठ के लिए शाला है, तो इस वहाँ भी केली विभक्ति गायब है और इस तरह यहाँ संप्रदान तत्पुरुष आ गया। और भी तीन भेद है ना, इसमें अबादान है, तो अबादान है तो इसमें अबादान कार्य की से विभक्ति का लोप होता है। तो यहाँ उदाहरण देखिए, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट है तो से विभक्ति, और दूसरा पद च्युद, पद से च्युद, तो वहां भी से विभक्ति का जो लोप हुआ है। और पांचवा है संबंध, इसमें संबंध कारक का जो है का के की विभक्ति का लोप होता है। तो देखिए उदाहरण, देशोद्धार, देश का उद्धार है तो वहां का लोप हुआ। श्रद्धा कण, श्रद्धा के कण, और देखिए घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, तो इस तरह का के की विभक्ति का लोप हुआ और ये संबंध तत्पुरुष है। और अंतिम जो छठा जो भेद है ना, वो क्या है, अधिकरण है, अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कार्य की मैं या पर विभक्ति का लोप होता है। तो देखिए उदाहरण, वनवास, वन में वास, आप बीती, आप पर बीती, और यहाँ मैं और जो पर, ये दो विभक्ति जो है वो गायब है और इस तरह अधिकरण तत्पुरुष आ गया। तो पहले हमने देखा तत्पुरुष के जो प्रथम जो भेद व्यतिकरण तत्पुरुष, इसके अंतर्गत 6 भेद, और आगे हमें दूसरा जो मुख्य भेद है तत्पुरुष के जो वो क्या है, समानाधिकरण, और उसका अगला नाम है कर्मधारय। तो इसके भी 3 भेद भी किए गए हैं। तो पहले हम देखते हैं कर्मधारय क्या है। इसमें एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष होता है, इस तरह आते हैं, और विशेषण विशेष के आधार पर। तो इसमें कहीं कहीं ऐसा भी होता है उपमेय और उपमान के आधार पर, तो उपमेय उपमान का जो संबंध भी इसमें हम देख सकते हैं। तो इसके आधार पर समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय, और उसमें उदाहरण के रूप में देखेंगे तो चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख, तो वहां भी आप देख लेते हैं ना। और देखिए नील कमल, नीला कमल, तो पहले में भी आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ देखिए विशेषण और विशेष का संबंध भी आप देख सकते हैं, उपमेय और उपमान का संबंध भी हम देख सकते हैं। और इस तरह समानाधिकरण या कर्मधारय तत्पुरुष के और भी 3 भेद है, उसे भी हमें देखना है। क्या है वो, विशेषणवाचक, जिस समास में विशेष विशेषण का भाव सूचित हो उसे हम विशेषणवाचक कहते हैं। और देखिए उदाहरण के रूप में पुच्छल तारा, तो पुच्छल तारा का मतलब है पूंछ वाला तारा, इस तरह उसका विक्रय। और महापुरुष यानी कि महान पुरुष होता है, तो विशेष विशेषण के आधार पर हुआ है। और इसमें जो दूसरा भेद है उपमा वाचक, है ना। तो देखिए जिस समास से उपमान और उपमेय का भाव जाना जाए उसे हम उपमान वाचक कर्मधारय तत्पुरुष कर सकते हैं। देखिए उदाहरण, चरण कमल, चरण रूपी कमल। और दूसरा भव सागर, भव रूपी सागर। और तीसरा जो भेद है इसके वो क्या है, द्विगु। तो देखिए द्विगु में क्या है, जिस समास में पहला पद संज्ञावाचक विशेषण हो और जिससे किसी समुदाय का बोध हो तो उसे हम द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष इस तरह हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पहला जो पद है संज्ञावाचक होता है ना। तो देखिए उदाहरण, त्रिभुवन, देखिए तीनों भुवनों का, 3 है ना, 3 भुवनों का समूह है तो त्रिभुवन आ गया। और देखिए सप्तर्षि यानी कि 7 ऋषियों का समूह, तो इस तरह। तो यहाँ दोनों में आप देख लेते हैं, पहला जो है वहाँ संज्ञावाचक पद ही है और इसके आधार पर वो जिससे जो है किसी समुदाय का भी बोध हमें हुआ है। एक में समूह किसका है, भुवनों का, और दूसरा है ऋषियों का, इस तरह। तो ये जो हुआ कर्मधारय उसके 3 भेद।
और आगे जो हमें समास के 14 जो भेद है वो क्या है, द्वंद्व समास। तो ये देखना है द्वंद्व। तो देखिए 14 नहीं, तीसरा जो भेद है ना द्वंद्व समास, पहला जो है अव्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष और तीसरा द्वंद्व, यानी कि द्वंद्व समास क्या है। तो देखिए जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर जिसमें और या अथवा ये तीनों आते हैं, और या अथवा आदि योजक लगते हैं, तो हमें समझ में रखना चाहिए वो द्वंद्व है। और साथ ही साथ इसमें हमें और एक बात भी ध्यान में रखना है, ये विलोम या पूरक के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। कभी कभी विलोम के रूप में, कभी कभी पूरक के रूप में यह आ जाते हैं। तो देखिए उदाहरण, माता पिता, माँ और पिता है ना, तो दोनों पूरक ही है, माता और पिता, इस तरह और वहाँ आ गया है। तो आगे उदाहरण देखिए, देवासुर, देव या असुर, वहाँ विलोम के रूप में आ गया है, देव या असुर। तो ये दोनों में आप देखेंगे, देखिए यहाँ और या अथवा ये तीनों लेकर भी हम इसको, इसके जो है योजक के रूप में हम इसको प्रयुक्त कर सकते हैं और इसका विग्रह भी हम कर सकते हैं, और इस तरह ये द्वंद्व समास हो गया। तो समास का अंतिम भेद है बहुव्रीहि। तो देखिए जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पद अपने खंडों के भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है। और एक बात यह क्या है, इसमें जो प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है, ऐसा है तो उसे हम बहुव्रीहि समास कर सकते थे, यानी कि दोनों पद प्रधान नहीं है, बल्कि एक तीसरे अर्थ वाला शब्द ही वहां प्रमुख होता है। तो उदाहरण देखिए, अनंग यानी कि नहीं है अंग जिसका, यानी कि ये कामदेव के लिए ही प्रयुक्त है। दशानन, 10 आनन है जिसके, यानी कि ये रावण के लिए ही प्रयुक्त है। तो इस तरह समास के अंतिम जो भेद बहुव्रीहि समास भी आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए क्या है, समास के 4 भेद हैं, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो इस तरह आगे हम आपसे विदा लेते हैं। सबको धन्यवाद।